औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि पिछले वीडियोस के अंदर, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया टेक्निकल टर्म्स यूज्ड इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या टेक्निकल टर्म्स यूज्ड इन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके अंदर हमने डिस्कस किया क्लास लिमिट्स क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मिड पॉइंट्स क्या होते हैं, क्लास इंटरवल क्या होता है, इसके अलावा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी क्या होती है। इन चीज़ों को हमने वन बाय वन पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया और उनकी डिफिनीशंस भी डिस्कस की। आज हम डिटेल के साथ एक टॉपिक है विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अबाउट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ वी कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे बनाते हैं या हम कंटिन्यूस सीरीज किस तरह बनाते हैं, हाउ वी कंस्ट्रक्ट। टॉपिक का नाम है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं। अगर हम उन स्टेप्स को, उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम इजीली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बना सकते हैं किसी भी डेटा सेट के लिए। हमारे पास जो डेटा सेट होगा, जो वैल्यूज होंगी, जो ऑब्जर्वेशन होंगी, जो स्कोर होगा, जितनी भी वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज के लिए अगर हमें कहा जाएगा कि कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। उन रूल्स को फॉलो करके हम इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उनमें जो सबसे पहला रूल है, नोट कीजिएगा, उनके अंदर जो सबसे पहला रूल है वो है डिसाइड द नंबर ऑफ क्लासेस, कि किसी भी जो डेटा सेट आपके पास मौजूद है जिसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हम पहले ही से हमें पता चल जाए कि इसके लिए क्लासेस कितनी होनी है, 7, 8, 6, 5, मतलब डिसाइड करना है कि नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे एक रूल में लिखूंगा, एक फार्मूला है जिसके तहत आपको पता चल जाएगा पहले ही से कि नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होनी है, कितनी होनी है, 7 होनी है, 8 होनी है, वो पहले से डिसाइड हो जाएगा। तो पहला जो हमारे पास रूल है, वी हैव द फॉलोइंग रूल्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 1, पहला क्या है, डिसाइड द नंबर ऑफ क्लासेस, डिसाइड द नंबर ऑफ क्लासेस। पहला स्टेप क्या है कि क्लासेस को डिसाइड करना है आपने। वी हैव अ रूल, अ फार्मूला। याद रखिएगा, नोट कीजिएगा कि नंबर ऑफ क्लासेस को आप डिनोट करते हैं किसके साथ, के के साथ। के किसको डिनोट करता है, किसको जाहिर करता है, नंबर ऑफ क्लासेस को। सो हमारे पास जो रूल है, जो फार्मूला है, वो क्या आपके पास, के बराबर है 1 + 3.32 log of n, log of n। This is the first rule, first step for the construction of frequency distribution, for the construction of group frequency distribution, where n क्या है, ये पहले लेक्चर के अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि स्मॉल n फॉर सैंपल साइज, कैपिटल N फॉर पॉपुलेशन साइज, यानी कि नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वैल्यूज की तादाद। यहां पे n क्या है आपके पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वैल्यूज की तादाद को जाहिर करता है किसी भी डेटा सेट के अंदर जिसके लिए आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने जा रहे हैं। उसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं, कितनी तादाद है उनकी, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, किससे जाहिर करेंगे, कैपिटल N के साथ। किसके साथ, कैपिटल N के साथ। अब यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करना मस्ट है। अब सबके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, हमारे पास डेटा सेट है, उस
उसके अंदर वैल्यूज की तादाद क्या है, n बराबर है 50, n बराबर है 50। अब n बराबर है 50 मतलब क्या है कि वैल्यूज क्या है, हमारे पास जो डेटा सेट है जिसके लिए बनाने जा रहे हैं उनमें वैल्यूज की तादाद कितनी है, 50 है। अब इस 50 को यहाँ पे इस रूल के अंदर डाल दें। पहला स्टेप रूल के अंदर डालेंगे, किस तरह के मतलब नंबर ऑफ क्लासेस, के मतलब नंबर ऑफ क्लासेस 1 प्लस 3.32 log ऑफ इन जगह 50 डाल दिया। जब 50 डाल दिया यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर के जरिए प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन माइनस ये जो आम चीजें हैं जो बंदा 5th क्लास के अंदर 4th क्लास के अंदर सीखता है तो कैलकुलेटर को यूज करना लाजमी है। मेरे पास ये कैलकुलेटर है, मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट करूंगा। मैं सबसे पहले इसको क्या करूंगा, ऑन करूंगा। यहाँ पे मेरे पास ये log 50 लेने के बाद मैंने इक्वल को क्या किया, प्रेस किया, मेरे पास आंसर आया 1.69 समथिंग आया। फिर उसके बाद ये जो log लेने के बाद ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है इस चीज के साथ, मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई 3.32 बराबर है, मेरे पास एक और आंसर आया 5.64। अब इसके बाद 1 इसके अंदर प्लस हो रहा है, ये 1 इसके अंदर प्लस हो रहा है, मैं क्या करता हूँ +1 तो बराबर है, मेरे पास जो फाइनल आंसर आता है वो है 6.64 मेरे पास आता है 6.64। अब ये 6.64 का मतलब क्या है, हम तो नंबर ऑफ क्लासेस को इंटीजर्स में लेना है, डेसिमल में नहीं लेना। क्लासेस तो हमारे पास या 6 होंगी या 7 होंगी या 8 होंगी, यहां से पता चल जाएगा कि आपको। तो इस तरह की वैल्यूज को आप कन्वर्ट करें, राउंडिंग ऑफ नंबर्स हमने डिस्कस किया था, इसको आप क्या करें 6.64 को क्या लिखें 7 लिखें, यानी कि आप इसको एक नंबर बढ़ा दें। 6.64 का मैंने लिखा 7। अब यहाँ पे 7 का मतलब क्या है, 7 का मतलब ये है मेरे पास जो डेटा है, जो वैल्यूज हैं, जो मेरे पास डेटा सेट है जिसके अंदर 50 वैल्यूज हैं, उनके लिए जो क्लासेस बननी है वो कितनी बननी है 7 बननी है। कितनी बननी है 7 बननी है। यहाँ से डिसाइड हो चुका, पहले सिर्फ डिसाइड हो चुका। अब डिसाइड जब हो चुका कि 7 क्लासेस बननी है, इसके बाद हमारा अगला स्टेप होगा, क्या होगा अगला स्टेप होगा, अगला रूल होगा। अब ये मिटाने जा रहा हूं तो दूसरा जो स्टेप है वो है कि डेटा का रेंज क्या है, रेंज ऑफ वेरिएशन इन द डेटा सेट। दूसरा जो रूल है वो है डेटा का रेंज। व्हाट इज रेंज? रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। क्या मतलब इस बात का, मेरे पास जो डेटा सेट है जिसके अंदर वैल्यूज है 50 वैल्यूज, 50 ऑब्जर्वेशन, 50 स्कोर नंबर, उनके अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उन दोनों का डिफरेंस लेंगे, वो जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा आपके पास रेंज होगा। रेंज को आप क्या लिखते हैं कैपिटल R लिखते हैं या RANG रेंज लिखते हैं, और लार्जेस्ट वैल्यू क्या लिखते हैं L लिखते हैं, और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या लिखते हैं S लिखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपके पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप वो क्या आपके पास वो है दूसरा जो रूल है, रूल नंबर 2 वो क्या है रेंज क्या है, रेंज ऑफ वेरिएशन इन डेटा। दूसरा जो स्टेप हमारे पास है वो है रेंज। डेटा सेट के अंदर जो रेंज है, हमारे पास जो वैल्यूज की तादाद है वो क्या है 50 है, ये मैंने वैसे ही लिखा हुआ है। हम रेंज को क्या लिखते हैं बेटा, रेंज को क्या लिखते हैं R लिखते हैं। हमेशा रेंज को आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N के साथ, और जो सबसे बड़ी वैल्यू है डेटा के अंदर, जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको आप लिखते हैं L लिखते हैं, और डेटा के अंदर जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको आप क्या लिखते हैं बेटा S लिखते हैं। तो 50 वैल्यूज के अंदर आपके पास एक छोटी तो होगी ना और एक बड़ी भी होगी, तो बड़ी को छोटी को बड़ी में से माइनस कर दें, सिंपली जो आंसर आएगा वो क्या होगा वो रेंज होगा। तो यहां पे इसका मतलब है कि जो रेंज होगा, दूसरा स्टेप रूल याद रखिएगा वो है रेंज। रेंज क्या है, रेंज बराबर है बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू।
मिसाल के तौर पर इन 50 वैल्यूज के अंदर बड़ी वैल्यू है 90 एंड छोटी वैल्यू है 40। सो रेंज क्या होगा बेटा? 90 को एल की जगह लिखें, माइनस अपनी जगह लिखें, एस की जगह क्या लिखें बेटा? 40। तो रेंज बराबर है 50। रेंज बराबर है 50। सिंपली आपने 90 को 50 में से 40 में से माइनस कर दिया, वी गेट द आंसर 50। 50 इज द रेंज फॉर दिस डेटा सेट। जो 50 वैल्यूज है मेरे पास, जो डेटा सेट है उसके अंदर जो रेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा? 50। अगर एक बंदा आपसे पूछे कि बेटा ये आपने जो रेंज फाइंड किया है क्यों फाइंड किया है, इसकी क्यों जरूरत पेश आ गई आपको इस कंस्ट्रक्शन में, तो आप उससे कहेंगे सर जब हम अगले स्टेप के अंदर, अगले रूल के अंदर जब हम क्लास इंटरवल या क्लास विड्थ उसको हम फाइंड करेंगे वहां हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। रूल नंबर 3 के अंदर जरूरत पड़ेगी इसकी। रूल नंबर 3 में इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। स्टेप 1 की जरूरत भी पड़ेगी, स्टेप 2 की जरूरत भी पड़ेगी। क्लियर हो गया? अब हम मजीद आगे जाते हैं। यहां पे मेरे पास याद रखिएगा हमने क्या कितने निकाला था बेटा? 6.64। रेंज कितना निकाला बेटा? 50। ओके, ये दो स्टेप्स के अंदर निकाल दिया। मैं समझाने के लिए कर रहा हूं सर, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं। वैसे ही आर्जी तौर पर डेटा आपके पास आएगा, हम एग्जांपल जिन्हें डिस्कस करेंगे मुकम्मल एक डेटा सेट के अंदर, उसके जरिए हम बताएंगे कि रेंज क्या है, क्लासेस कितनी है, इंटरवल कितना है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम। तो स्टेप नंबर 2 क्लियर हो गया। अब हम अगले स्टेप के अंदर जाते हैं। अगले स्टेप के अंदर अगला स्टेप क्या होगा? ये स्टेप्स आपने याद रखने हैं। इन स्टेप्स के बगैर आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। स्टैटिस्टिकल रूल्स हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अच्छा जी, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है? सिंपल सी बात है। जिस तरह आपने कहा डिसाइड द नंबर ऑफ क्लासेस, दूसरा स्टेप क्या था? रेंज ऑफ द डेटा। तीसरा रूल क्या होगा? डिसाइड द क्लास इंटरवल। डिसाइड द क्लास इंटरवल या डिटरमिन द क्लास इंटरवल। मतलब डिटरमिन द क्लास इंटरवल या क्लास विड्थ। यहां पे बात याद रखिएगा। अब क्लास इंटरवल आ गया। क्लास इंटरवल क्या होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है मैं फिर बताता चलूं आपको रिमाइंड करता चलूं कि क्लास इंटरवल क्या होता है कि द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव लोअर क्लास लिमिट्स या द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव अपर क्लास लिमिट्स, इनके दरमियान जो भी डिफरेंस आएगा that difference is called class interval या class width. It is denoted by small h. class interval को क्या लिखते हैं आप बेटा? small h लिखते हैं। अब स्टेप नंबर 3 के अंदर, रूल नंबर 3 के अंदर बारी किस चीज की आ रही है कि डिसाइड द क्लास इंटरवल, डिटरमिन द क्लास इंटरवल, कि क्लास इंटरवल कितना होना चाहिए ये पहले से आपने डिसाइड करना है। पहले से आपको पता चल जाएगा जो डेटा होगा आपके लिए। क्लास इंटरवल सब क्लासेस के लिए सेम होगा। अच्छा जी, क्लास इंटरवल क्या लिखते हैं बेटा? एच लिखते हैं। मैं डायरेक्ट काम करूंगा, या मैं लिखता हूं क्लास इंटरवल बराबर होगा किसके? इसके लिए एक रूल है, एक फार्मूला है, वो है रेंज, क्या है? रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। ये आपके पास स्टेप नंबर 2 था, ये आपका स्टेप नंबर 1 था। याद है आपको? स्टेप नंबर 1 के अंदर इसको डिसाइड किया था, स्टेप नंबर 2 के अंदर इसको डिसाइड किया था, स्टेप नंबर 3 के अंदर हम इसको डिसाइड कर रहे हैं। तो इन दोनों को यूज करके, पहले दो स्टेप्स को यूज करके, पहले दो रूल्स को यूज करके हम क्लास इंटरवल को फाइंड कर रहे हैं। ओके, अब यहां पे हम इसको सिंपली लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? एच लिख सकते हैं। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? और इसको क्या लिखते हैं बेटा? ये हमारे पास एक रूल बन गया, एक फार्मूला बन गया फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ क्लास इंटरवल, फॉर द डिसीजन ऑफ क्लास इंटरवल। एच मतलब क्लास इंटरवल, आर मतलब रेंज,
के मतलब नंबर ऑफ क्लासेस। ओके, अब हम डिसाइड करते हैं एच बराबर है रेंज हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके होंगे 50, के हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके होंगे 6.64। तो एच बराबर अगेन कैलकुलेटर को हाथ में उठाएंगे, कैलकुलेटर को हाथ में उठाने के बाद ऊपर क्या लिखेंगे, देखिए सिंपल 50 लिखा, क्या लिखा आपने 50 लिखा। 50 को लिखने के बाद क्या मतलब इसका डिवाइडेड बाय, ये है डिवाइडेड बाय क्या है बेटा 6.64। 6.64 हम क्या करेंगे, इक्वल को प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों कितना आया 7.53। 7.53 7.53 का मतलब है हमें क्लास इंटरवल या तो हमारे पास 10 होगा या 8 होगा, इंटीजर होगा, डेसिमल नहीं होगा। तो हम क्या फिर अगेन यूज करेंगे राउंडिंग ऑफ नंबर, राउंडिंग ऑफ नंबर। एच को क्या लिखेंगे आप 7.53 को आप कन्वर्ट कर देंगे किसमें 8। तो 8 का मतलब क्या है यहां पे, सिंपली 8 का मतलब है द क्लास इंटरवल फॉर द डेटा सेट व्हिच हैव 50 ऑब्जर्वेशन 50 वैल्यूज इज 8। क्लास इंटरवल 8 आया, नंबर ऑफ क्लासेस 7 होंगी और रेंज कितना होगा 50 होगा। ये हमने डिसाइड कर लिया भाई। अब फोर्थ स्टेप नंबर ज्यादा क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप नंबर 4 या रूल नंबर 4। अगला स्टेप याद रखिएगा क्लास इंटरवल 8, नंबर ऑफ क्लास 7 एंड रेंज इज 50। रेंज इज 50। ये हमने जस्ट सपोज किया है, जस्ट सपोज किया। सपोज का मतलब क्या है, जस्ट फर्ज किया है, जस्ट फर्ज किया है। अच्छा जी, यहां पे अगला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या है, यानी रूल नंबर 4 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेप नंबर 4 आपके पास क्या है, स्टेप नंबर 4 ये है कि डिसाइड द लोवेस्ट लोअर क्लास लिमिट, डिसाइड द लोअर क्लास, देखें डिसाइड द लोअर क्लास लिमिट, डिसाइड द लोअर क्लास लिमिट। हमें पता है कि हम क्लासेस जब स्टार्ट करेंगे हमारे पास लोअर क्लास लिमिट्स होंगी, अपर क्लास लिमिट्स होंगी, छोटी वैल्यूज बड़ी, छोटी बड़ी। ये कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि क्लास लिमिट्स क्या होती हैं, लोअर क्लास लिमिट क्या होता है, अपर क्लास लिमिट क्या होता है, मिड पॉइंट्स क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज स्टेप नंबर 4 के अंदर, रूल नंबर 4 के अंदर वी डिसाइड लोअर क्लास लिमिट। मतलब क्या है, आप थोड़ा समझें कि आपने जो पहली क्लास स्टार्ट करनी है, लोवेस्ट क्लास, सबसे छोटी क्लास, पहली क्लास, वो किस वैल्यू से स्टार्ट लेना है, किस वैल्यू से आपने स्टार्ट लेना है। सिंपल सी बात है, ये सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जब आप पहली क्लास स्टार्ट करें, जो डेटा सेट के अंदर जो सबसे छोटी वैल्यू रहेगी उससे स्टार्ट करें, उससे स्टार्ट करें। क्या मतलब इस बात का कि द लोवेस्ट क्लास इज बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा सेट। यानी कि क्या मतलब है कि द लोवेस्ट क्लास इज better to start from the smallest value of the data। यानी कि यहां पे the lowest class is better to start from the smallest value of the data। जो पहली क्लास स्टार्ट करनी है आपने सबसे शुरू में, जो सबसे पहली क्लास होगी आपके पास, बेहतर है कि डेटा सेट के अंदर जो सबसे छोटी वैल्यू है, जिस तरह हमने फर्ज किया था कि जो सबसे छोटी वैल्यू है वो कितनी है आपके पास 40 है, कितनी आपके पास 40 है। तो हम पहली क्लास कहां से स्टार्ट करेंगे, 40 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप फिर भी कहते नहीं सर हमने 40 से स्टार्ट नहीं करना, एक 2 नंबर कम कर दो, 38 कर दो, 37 कर दो, 39 कर दो, लेकिन छोटी से स्टार्ट करना है और बड़ी पे खत्म करना है। जैसे 90 बड़ी वैल्यू है और 40 छोटी वैल्यू है, तो बेहतर ये है
सबसे छोटी वैल्यू है, डेटा सेट के अंदर जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे स्टार्ट करें, उससे स्टार्ट करें। तो अगला जो स्टेप है, जो अगला स्टेप है वो क्या होगा? यहां तक क्लियर हो गया आपके पास? यहां तक क्लियर हो गया आपके पास? तो ये स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 ये क्या कहता है? स्टेप नंबर 5, डिटरमाइन द, पहली क्लास आपने बना दी, छोटी वैल्यू लिखी 40। अब मजीद क्लासेस कैसे बनाएंगे? मजीद डायरेक्ट तरीके क्या है इसका? डिटरमाइन द रिमेनिंग क्लासेस बाय एडिंग द क्लास इंटरवल रिपीटेडली। डिटरमाइन क्या करेंगे? डिटरमिन द रिमेनिंग classes by adding the class interval repeatedly। ओके, इसको समझे जरा। पांचवा स्टेप के अंदर क्या करेंगे आप? पहली क्लास आपने बना दी, मिसाल के तौर पर आपने 40 स्टार्ट ले लिया, 40 स्टार्ट ले लिया। अब मजीद आगे सारी क्लासेस कैसे बनाएंगे? यहां इस बात को थोड़ा सा क्लियर करेंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत बड़ी, कि जो बाकी क्लासेस हैं, आपके पास जो पहली क्लास है आपने 40 से स्टार्ट ले लिया है, छोटी वैल्यू से स्टार्ट ले लिया है। तो अब मजीद रिमेनिंग क्लासेस जो अगली क्लासेस हैं उनको आप किस तरह फाइंड करेंगे? तो यहां पे लिखा हुआ है एडिंग द क्लास इंटरवल रिपीटेडली, यानी कि क्लास इंटरवल को हर क्लास के अंदर लोअर वैल्यू के अंदर भी और अपर वैल्यू के अंदर भी आप क्या करें? जमा करते जाएं। क्या करते हैं? जमा करते जाएं। अब देखिए मैं आपको सब तरीके बता रहा हूं। हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, छोटी वैल्यू क्या है? 40, बड़ी वैल्यू क्या है? 90। अब देखिए जरा क्लास किस तरह बनती है, आसान तरीका। आपने कैसे स्टार्ट किए? 40 स्टार्ट किया। इंटरवल कितना आता बेटा? याद है आपको? 8 आया था। क्या आया था? क्लास इंटरवल 8 आया था, छोटी वैल्यू 40 थी और बड़ी 90 थी। अब हम 40 से स्टार्ट कर दिया। देखिए इस चीज को देखें, रिमेनिंग क्लासेस बट एडिंग द क्लास इंटरवल। ये इंटरवल कितने बेटा? 8। अब 8 को इसमें रख दें, कितना होगा बेटा? 48। 9 लगा लो। अगर ये 48 से अगली क्लास स्टार्ट हो रही है तो खत्म कहां पे होगी? 47। ओके, अच्छा जी, अगेन 8 अगेन इसमें दो, कितना आता है? 55। अगेन इसमें रख दो, अगेन इसमें ऐड करो, कितना आएगा? 56। इसमें करो, कितना आएगा? 63। अगेन इसमें ऐड करो, 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 नहीं, अगेन इसमें ऐड करो, अगेन इसमें, कितना हो बेटा? अगेन इसमें ऐड करो, अगेन इसमें ऐड करो, आगे जाऊं? नहीं, वाई। देखिए हमने डिसाइड किया था कि नंबर ऑफ क्लासेस कितनी चाहिए बेटा? 7। याद है आपको? इंटरवल ये हम अब देखिए हम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 क्लासेस कितनी बननी है? 7 बननी है। वो डिसाइड हो गया। छोटी वैल्यू स्टार्ट किया था, हमने बड़ी वैल्यू पे खत्म कर दिया, y। अब यहां पे हमारे पास बड़ी वैल्यू 90 है। कितनी है? 90 है। 90 इस क्लास में आ रहा है, बस यहां पे क्लोज। अगर एक बंदा आगे जाएगा तो क्वेश्चन गलत, क्वेश्चन गलत, क्योंकि जो मेरे पास डेटा सेट है 50 वैल्यूज का, उसके अंदर सबसे छोटी वैल्यू 40 है और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है आपके पास? 90 है। सो वी गेट द 7 क्लासेस एंड क्लास इंटरवल 8, छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू, एंड टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आर 50। सो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 क्लासेस बन गई। हमने डिसाइड किया था शुरू में कि भाई 7 क्लासेस बननी है, 7 क्लासेस बननी है। अच्छा किस तरह बनी? पहली वैल्यू लिखी, रिमेनिंग क्लासेस बाय एडिंग द क्लास इंटरवल रिपीटेडली।
क्लासेस बनती जाएंगी। दिस इज द फिफ्थ स्टेप, दिस इज द फिफ्थ स्टेप। अच्छा जी, आधे घंटे से ऊपर हो जाए तो फिर मतलब चलो जी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप के अंदर जाते हैं। इसके अंदर जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप के अंदर जाते हैं। स्टेप नंबर यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। तो क्या करेंगे आप, यहां तक क्लियर हो गया ना। अच्छा जी, स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6, ये छठा जो स्टेप है वो क्या है आपके पास, वो ये है कि स्टेप नंबर 6 जो है 8 नहीं, distribute the classes by Tally-bar method। ठीक है, स्टेप नंबर 6 के अंदर आप क्या करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूट द डेटा बाय Tally-bar मेथड। वही जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टेप नंबर 6 के अंदर क्या करेंगे, स्टेप नंबर 6 के अंदर आप क्या करेंगे कि डेटा क्लासेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसके अंदर, Tally-bar मेथड के अंदर। Tally-bar मेथड के अंदर मतलब किस तरह, देखिए आपके पास फ्रीक्वेंसी है 8, नहीं जो वैल्यूज क्लासेस के अंदर आ रही है, मिसाल के तौर पर 10 वैल्यूज आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिस इज द Tally-bar मेथड, दिस इज द Tally-bar मेथड। तो पहला स्टेप क्या होगा, क्लासेस बनेंगी। अगला स्टेप क्या होगा, Tally-bar बनेगा, फ्रीक्वेंसी बनेगी। तो याद रखिएगा स्टेप नंबर 6 के अंदर, छठे स्टेप के अंदर डिस्ट्रीब्यूट द क्लासेस बाय Tally-bar मेथड, स्टेप नंबर 6 था। अब स्टेप नंबर 7, आखिरी स्टेप नंबर 7, रूल नंबर 7, इसमें आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, जो आपने बार्स ड्रा किए, बार्स, उन बार्स को क्या करेंगे, काउंट करेंगे कि मतलब 4 बार दें फ्रीक्वेंसी 4, 10 बार दें फ्रीक्वेंसी 10। तो क्या करेंगे स्टेप नंबर 7 के अंदर 8 bars for each class and denote that column by F and check that summation F बराबर n या not। सिंपल सी बात है। अब सिंपल लास्ट वन क्या है आपके पास, लास्ट वन क्या है, जितने बार्स हैं उनको क्या करें, 8 बार्स फॉर ईच क्लास, हर क्लास के सामने जो आपने बार लगवाई है उनको क्या करें, ऐड करने के बाद उनको किससे डिनोट करें, F के साथ डिनोट करें और अगले कॉलम में लिखें दैट कॉलम बाय F, जो अगले कॉलम में F एंड चेक दैट समेशन F इज इक्वल टू n या नॉट। सिंपल सी बात है। जिस तरह हमारे पास n क्या था, 50 था। अगर ये समेशन F टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल समेशन F का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास, वैल्यूज की रिपीटिशन है। अगर इसकी तादाद 50 के बराबर आया, योर क्वेश्चन इज, मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगर समेशन F 50 नहीं है, 49 है, 48 है, 40 है, तो इसका मतलब क्वेश्चन आपका गलत है, आपने कुछ गड़बड़ की है, So dear students, dear viewers, these are the 7 steps for the construction of group frequency distribution। पहला जो स्टेप था नंबर ऑफ क्लासेस को डिसाइड करना है, दूसरा जो स्टेप था रेंज को फाइंड करना है, तीसरा जो स्टेप था आपने क्लास इंटरवल को डिसाइड करना है, और फोर्थ जो स्टेप था आपने डिसाइड करना है कि पहली क्लास कहाँ स्टार्ट करनी है, और पांचवा जो स्टेप है, पांचवें स्टेप के अंदर आपने क्या करना है कि डिटरमाइन द रिमेनिंग क्लासेस बाय एडिंग द क्लास इंटरवल रिपीटेडली, और जो छठा स्टेप था डिस्ट्रीब्यूट द क्लासेस इनटू बाय Tally-bar मेथड, एंड जो लास्ट स्टेप था जितने बार थे उनको जमा करें और उनको फ्रीक्वेंसी के साथ डिनोट करें। These are the 7 steps which are used to construct the frequency distribution, group frequency distribution। कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला हो, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा।
और तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक कंप्लीट क्वेश्चन के साथ आपके साथ मिलेंगे, जिसके अंदर हम सारे टेबल भी बनाएंगे, सारे फ्रीक्वेंसी, टेली बार, क्लासेस, मिड पॉइंट्स, सब कुछ उसके अंदर आपके सामने क्लियर हो जाएगा। अभी तक तो सर ने थ्योरेटिकल पढ़ा हुआ है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको पूरा एक मुकम्मल क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।